नमस्कार बच्चों। कक्षा 7 के बच्चे मेरे साथ पाठ 12 पढ़ रहे थे, पापा की कविताएं। बच्चों, इस पाठ के हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब हम पार्ट 3 पढ़ेंगे, पर उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर याद दिलाऊंगी, कोरोना महामारी के चलते घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहकर ही अपनी पढ़ाई करिए, और जिनकी फ़ीस कोई रह गई है तो जल्दी से जल्दी अपनी फ़ीस भी विद्यालय में जमा करा दीजिए। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं पाठ 12 का पार्ट 3। और उसने पापा की तरफ देखा और दूसरे भी पापा की तरफ देखने लगे। अध्यापिका जी बोली, तुमने कितना ठीक कहा है, हमारे यहाँ हमारा अपना कवि है और उनके यहाँ नहीं है। बच्चे चिल्लाए। इस पर पापा ने कहा, मैंने कभी मंच पर और अजनबी स्कूल में कविताएं नहीं सुनाई हैं। लेकिन तब तक हर कोई चिल्लाने लगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अध्यापिका ने पापा की तरफ देखकर कहा कि हमारे पास एक सबसे उस स्कूल से अलग चीज़ है, और वो क्या है कि हमारे पास एक अपना कवि है जो अपनी कविताएं बनाता है और बोलता है। इस पर बच्चे चिल्लाने लगे, हाँ हमारे यहाँ अपना कवि है, उनके यहाँ नहीं है। तो इस पर पापा घबरा गए और कहने लगे कि मैंने कभी मंच पर कविताएं नहीं सुनाई हैं। लेकिन हर कोई चिल्लाने लगा, इसकी परवाह मत करो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और अध्यापिका जी ने कहा, बच्चे चिल्लाने लगे। अध्यापिका जी कहने लगी कि इसकी तुम परवाह मत करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि तुमने कभी मंच पर कविताएं सुनाई हैं या नहीं सुनाई, सब कुछ ठीक रहेगा, तुम चिंता मत करो। अध्यापिका ने कहा, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, इसकी तुम परेशान मत हो। वह भयानक दिन आखिर आ ही गया। डर के मारे कांपते हुए छोटे पापा अपने स्कूल के जिम्नास्टिकों, नर्तकों और गवैयों के साथ अजनबी स्कूल की तरफ चल पड़े। वह एक अजनबी स्टेज के नेपथ्य में खड़े एक अजनबी हॉल को देख रहे थे। हॉल अजनबी लड़कों और लड़कियों से भरा हुआ था। पहली कतार में एक अजनबी प्रिंसिपल और अजनबी अध्यापिकाएं बैठे हुए थे। वे सब अजनबी आंखों से स्टेज की तरफ देख रहे थे और अजीब ढंग से हंस रहे थे। यहाँ बताया गया है, स्टेज माने रंगमंच, जहाँ पर नाटक का अभिनय किया जाता है। नेपथ्य मीन्स पर्दे के पीछे, कतार मीन्स पंक्ति, और घबराहट मीन्स घबराना, परेशान होना। यहाँ पर बताया कि आखिर वो दिन आ ही गया जब उस स्कूल में जाना पड़ा। तो छोटे पापा, जो पापा उम्र में छोटे थे, वो अपने स्कूल के नर्तकों, गवैयों और जिम्नास्टिक वाले बच्चों के साथ उस स्कूल की तरफ चल पड़े। वहाँ उन्होंने देखा एक अजनबी सा रंगमंच था, स्टेज थी एक, और पर्दे के पीछे अजनबी एक हॉल भी था। और अजनबी का मतलब होता है जिनको हम जानते नहीं हैं। और उस हॉल में बहुत से लड़के और लड़कियां बैठे हुए थे। कतार माने पंक्ति, पहली पंक्ति में प्रिंसिपल और कुछ अध्यापिकाएं बैठे हुए थे जिनसे वो कभी मिला नहीं था, और वे सभी उसे बड़े ही अजीब ढंग से देख रहे थे, और इससे उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। तुमने अब तक शायद अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हाल बहुत ही साधारण लड़के लड़कियों और अध्यापिकाओं से भरा हुआ था। वे बिल्कुल उसी तरह स्टेज की तरफ देख और हंस रहे, तालियां बजा रहे थे जैसे पापा के स्कूल में हर कोई करता था। लेकिन पापा को अजनबी स्कूल में स्टेज पर आने की घबराहट का ऐसा दौरा पड़ा कि उन्हें हर चीज़ अजनबी नज़र आने लगी। यहाँ पर बताया गया कि बेशक सब कुछ अजनबी था, यानी हम उनको जानते नहीं थे, लेकिन फिर भी हम सब तो वहाँ ठीक थे। लेकिन जो छोटे पापा जो उम्र में छोटे थे, उन्हें वो सब कुछ अजनबी लग रहा था। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। उन्हें लग रहा था कि इन सबको तो मैं कभी जानता ही नहीं हूँ, मैंने कभी इनको देखा नहीं है, मैं कभी इनसे मिला नहीं हूँ, मैं इस स्कूल में कभी नहीं आया हूँ, तो आखिर मैं अपनी कविताएं इनके सामने कैसे पढ़ूँगा। बेकार ही मीशा उनके कान में फुसफुसाया। मीशा ने उसके कान में कहा, इस स्कूल में कोई ख़ास बात नहीं, बिल्कुल हमारे यहाँ जैसे लोग हैं, बल्कि उनसे भी बेहतर। उसका एक छोटे पापा का एक मित्र था मीशा, उसने कहा, तुम घबराओ मत, इस स्कूल में ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, सब कुछ वैसा ही है, और बल्कि हमसे भी बुरा है। बेकार ही लड़कियों ने उन्हें मिठाई की गोलियाँ दी। बेकार ही अध्यापिका जी ने उनसे कहा कि घबराने की क्या बात है, तुम्हें तो कविताएं रटी पड़ी हैं ना। और वो कहने लगा कि यहाँ सब बेकार हैं, ना लड़के अच्छे हैं ना लड़कियाँ अच्छी हैं, तुम बेकार घबराओ मत। अध्यापिका जी सही कहती थी,
कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हें तो बहुत सारी कविताएं रटी पड़ी हैं, तुम तो आसानी से अपनी कविताएं यहाँ पर सुना दोगे। हाँ, पापा ने कांपते हुए होठों से जवाब दिया। और पापा जो घबरा रहे थे उन्होंने कांपते हुए होठों से कहा कि हाँ ठीक है, वो तो मुझे पता है। और आखिर वह भयानक घड़ी भी आ गई। घड़ी माने क्षण, वो क्षण भी आ गया। अब हमारे स्कूल के एक कवि आपको अपनी कविताएं सुनाएंगे, उन्होंने घोषणा करने वाले को कहते सुना। तभी एक जो उद्घोषक था, जो घोषणाएं कर रहा था, उसने कहा कि अब हमारे स्कूल के कवि आप सबके सामने कविताएं सुनाएंगे। हर किसी ने तालियां बजाई। मीशा ने पापा को धकेला और पापा अपने मन ही मन भारी पैरों को घसीटते लड़खड़ाते मंच पर आ गए। सभी लोग तालियां बजा रहे थे और छोटे से पापा अपने पैरों को लड़खड़ाते हुए मंच पर आए। अपनी ज़िंदगी में कभी उन्हें ऐसा डर नहीं लगा था। उनकी आंखों में पूरा हॉल घूम रहा था। उनका मुंह धूल की तरह खुश्क माने सूखा हुआ था और उनके कानों में एक अजीब और लगातार भिनभिनाहट हो रही थी, जो लहरों के टकराने की आवाज़ जैसी लगती थी। वो इतने घबराए हुए थे कि उन्हें बड़ा अजीब सा डर लग रहा था। उनकी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि उन्होंने किसी के सामने कविताएं सुनाई हो और उन्हें इतना डर लगा हो। उनका चेहरा बिल्कुल सूख चुका था और आंखें उस हॉल को देख रही थीं। उनके कानों में एक अजीब सी आवाज़ गूंज रही थी। पापा को हाल में एक भी चेहरा ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा था। इसके बजाय उन्हें एक बड़ा रंगीन छींटा तेज चक्करों में घूमता नजर आ रहा था। पापा को हॉल में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे, इसलिए उन्हें कोई भी चेहरा ये स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था कि आखिरकार वो इनमें से किसी को जानते हैं, बल्कि उन्हें रंगीन ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऐसा कोई छींट वाला कोई कपड़ा यहाँ पर बिछा दिया गया हो और वो बहुत तेज़ी से घूम रहा हो। वह तालियां बजा रहा था। फिर सब कुछ शांत हो गया और वहाँ सब लोग उसको देखकर तालियां बजा रहे थे, वो भी तालियां बजा रहा था और थोड़ी देर में सब कुछ शांत हो गया। हर कोई उनकी कविता का इंतज़ार कर रहा था, मगर पापा वहाँ बस खड़े ही रहे। बाद में मीशा ने बताया कि पापा पहले तो चादर की तरह सफ़ेद पड़े हुए थे, फिर अचानक नीले पड़ गए, फिर वह हरे हो गए और उन पर सभी जगह लाल लाल बुंदकियाँ छा गईं। तो मीशा ने उनको बताया कि वहाँ लाइटिंग इतनी अच्छी थी कि लाइट के कारण कभी उन पर फोकस हरी लाइट का हो रहा था, तो कभी नीली लाइट का, तो कभी पीली लाइट का, तो कभी सफ़ेद लाइट का। इस तरह से उनके चेहरे पर बार बार यही चीज़ें दिखाई दे रही थी।